कल हम लोग ने ये पढ़ा था भाई कि इक्विलिब्रियम क्या है क्या नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम को रेकॉग्नाइज करते हैं हम कॉन्स्टेंसी से, इसमें सारी प्रॉपर्टीज में। ड्रॉबैक ये होते हैं कि ये डायनेमिक होता है, रिएक्शन चलती रहती है, पर हमें ऐसा लगता है रिएक्शन रुकी हुई है। कैटलिस्ट को डालने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम बस जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है भाई। देखो भैया, इट इज द रेशियो, ये एक रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्या बला है, जरा हमें इस बात को समझना है। देखो बच्चों, लिखना नहीं, लिखना बाद में, पहले यहां पर समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, कैसे क्या होगा। देखो सपोज करो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, एक रिएक्शन हमने यहाँ पर लिया, हमने लिया ए और बी, ये मिलकर यहां पर बना रहे हैं सी, और क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। ठीक है, सी और डी बना रहे हैं, और ये रिएक्शन दोनों साइड पे चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन। ए के सपोज करो हमने एक्स मोल लिए, बी के हमने वाई मोल लिए, सी के हमने एम मोल लिए, और डी के हमने एन मोल लिए। ये नंबर ऑफ मोल्स आगे लिखे रहते हैं ना, जैसे N2 + 3H2, 3 जो आगे लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स 12th में जाकर आप पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में आप यहाँ पर, नाम ही इस चैप्टर का ये होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, केमिकल की मूवमेंट। इसका मतलब ये नहीं है केमिकल लेकर घूम रहे हैं, मतलब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो उसका एक रेट होता है। क्या होता है? उसका एक रेट होता है एक होने का। कुछ रिएक्शन जल्दी हो जाती है, कुछ रिएक्शन जो रहती है वो आपकी क्या होती है, धीमे होती है, देर में होती है ना। कुछ रिएक्शन जल्दी होती है, कुछ रिएक्शन देर में होती है। तो रिएक्शन का जो रेट रहता है, तो वो रेट किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आप वहां केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। किस किस चीज पर आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, उन सारी चीजों को आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो उनमें से एक फैक्टर जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, यानी अमाउंट को दिखा रहा है। अमाउंट अगर ज्यादा रहेगा, अमाउंट अगर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। और अमाउंट अगर आपका कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी रहेगी? कम रहेगी। तो कुल मिलाकर समझना, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है। तो अगर जनरली आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि टाइम के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जैसे से टाइम बढ़ रहा है, तो जनरली अगर पूछ लिया जाए तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जैसे से टाइम आगे बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? कम। और कम होता जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। अब देखो बेटा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो आगे की ओर आप देख रहे हो, ये कैसी रिएक्शन है?
फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हम इसे बोल देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हम इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है इसलिए हमने के एफ लिख दिया। और ये रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है इसलिए हमने आर एफ लिख दिया। और ये रिएक्टेंट के क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया कांस्टेंट आया, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर दिया। अब एक रिएक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो यहां हो रही है कि नहीं हो रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो सी और डी है ये रिएक्टेंट हो गए कि नहीं, और प्रोडक्ट कौन हो गए, ए और बी। समझ में आ रही है, ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में चल रही है, एक फॉरवर्ड चल रही है और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, और प्रोडक्ट कौन है, सी और डी। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट कौन है, सी और डी, और प्रोडक्ट कौन है, ए और बी। तो यहां पर दूसरी रिएक्शन क्या हो गई है, तो इसका रेट निकालोगे तो इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा, के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और यहां पर आप क्या लिख दोगे, अब आप इसे प्रोडक्ट लिख दोगे, क्योंकि एक्चुअल में यही प्रोडक्ट ही तो यहाँ पर रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट ही तो आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन हो गया है, आर एफ। और आरबी क्या हो गया है, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया है। समझ में आ गई बात। यहां के बी और के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा, समझ में आई ये बात, चलिए अच्छी बात है। अब इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, बोलो सौम्या, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है बेटा। मैंने क्या बोला था, अपन लोग बुक फेंकते हैं, जब आपके बुक फेंकने का रेट और मेरे बुक फेंकने का रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो रिएक्शन के टर्म्स में कैसे बोलेंगे वैसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है किसके, यानी ये आर एफ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आरबी के बराबर हो जाएगा मुन्ना। समझ में आई है बात, नहीं आई है। और जब ये बराबर हो गया तो क्या हम आर एफ के लिए ये पूरी चीज लिख सकते हैं, ये भी तो एक दूसरे के बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, के एफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर हो गया किसके, के बी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के। समझ में आ गई ये बात। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जरा थोड़ा ऊपर देखिए, यहां देखिए भैया, लिखो नहीं, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, रेट कांस्टेंट ऑफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ। तो देखो इसी को तो हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी के एफ अपॉन के बी, इसके रेशियो को तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस के बी को अगर इसके नीचे ले गए तो ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो यही रेशियो के एफ और के बी अपॉन के बी के बराबर रहेगा, जो कि के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर रहेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दो तरीके से निकाला जाता है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाला जाता है और प्रेशर के। तो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में निकाला तो हम इसे बोलेंगे केसी, तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या हो जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आपको रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू मालूम, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है।
आप इसे रख दो, या फिर आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मालूम हो और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मालूम हो, कौन सा कंसंट्रेशन मालूम हो, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था यहां पर कि इक्विलिब्रियम पे कौन सा कंसंट्रेशन रखा जाता है जब वो पूरा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, नहीं बताया था मैंने ये? चलो मैं बता देता हूँ, रिएक्शन कोशिएंट जैसी कोई चीज नहीं बताई थी मैंने कल क्या? अच्छा, चलो देखो बेटा, सपोज करो हमने ये ए लिया और इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बी बन रहा है। हमने इनिशियली इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो इनिशियली ये तो 0 है, ये रिएक्शन दोनों साइड में चल रही है, ठीक है, ये इनिशियली 0 है। अब मैंने टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पर, तो इसके कुछ एक कम हो जाएंगे, ये 95 हो गया, तो बी किससे बनेगा, इससे ही तो बनेगा, बी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हवा में से नहीं आता है, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसके कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पर, सपोज करो ये 90 हो गया, तो इसके कितने हो गए 10। टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पर अगर ये 80 हो गया, तो सपोज करो इसके कितने हो गए 20। अब मैंने बोला टाइम 4 इज इक्वल्स टू, अगर ये 75 हो गया तो ये कितना हो गया 25। टाइम t इज इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गया आपका, ये 75 ही रहा और ये 25 हो गया। टाइम t इज इक्वल्स टू 6 पर ये 75 ही रहा, ये 25 हो गया। तो बताओ इक्विलिब्रियम कौन से टाइम पर आया, किस पर आया है, T4 पर। क्यों, क्योंकि अब यहां से क्या नहीं बदल रहा है, इनका कंसंट्रेशन यानी कि इनका अमाउंट नहीं बदल रहा है, ये देखो फिक्स हो गया, ये अमाउंट फिक्स हो गया, उतने का उतना बना हुआ है। तो यहां पर कौन आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और यही वाला कंसंट्रेशन, ये वाले कोई भी कंसंट्रेशन नहीं रखोगे आप, याद रखिएगा, ये वाले बाकी कोई भी कंसंट्रेशन नहीं रखोगे। बात समझ आई है? यहां पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको यही वाले कंसंट्रेशन रखना पड़ेंगे, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट का कितना है 25, रिएक्टेंट का कितना है 75, इसे आपको यहां पर रखना पड़ेगा 25/75 करके, तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। समझ में आई ये बात? और अगर आपने इनमें से कोई रख दिया उठाकर तो फिर यहां पर के नहीं निकलेगा, यहां पर ये के निकलता है, और अगर इनमें से कोई वैल्यू रख दिया तो आपका क्यू निकलेगा ये। और क्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। और रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है वो अभी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ये आपको ये बताता है, रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू ये बताती है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और ये इक्विलिब्रियम में जाने के लिए ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिसे मैं आगे बताऊंगा आपको। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखें भाई, अगर मान लो हमें इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो देखो Kc इज इक्वल्स टू, हमें ये मालूम है यहाँ पर कौन है, C है और कौन है, D है। भाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ही तो रखना है, तो हमने ये रखा C, और C पर बड़ा ब्रैकेट चढ़ाया, और D पर बड़ा ब्रैकेट चढ़ाया। रिएक्टेंट कौन है हमारा, रिएक्टेंट कौन है, A और B, तो हमने ये लिखा A और ये लिखा है B, ठीक है। और इनकी पावर पर हम किसे चढ़ा देते हैं, इनकी पावर पर हम स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चढ़ा देते हैं। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, जो आगे ये नंबर लिखे रहते, इनके आगे ये जो नंबर लिखे रहते हैं हम बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताई थी ये बात, नहीं बताई थी? इन्हें क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इन्हें इनकी पावर पर चढ़ा देते हैं। तो C की पावर पर कौन चढ़ा है, M, D की पावर पर कौन है, N, A की पावर पर कौन है, X, और B की पावर पर कौन है, Y, ठीक है। और ये आपका क्या निकल आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration, कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है।
अब सपोज करो हम एक रिएक्शन लेते, यही रिएक्शन लेते और इसी रिएक्शन में ये गैसियस होते, कैसे होते, गैसियस होते, ठीक है। तो गैसेस को के कंसंट्रेशन को जो निकाला जाता है वो एक्चुअल में मोल पर लीटर में ना निकालकर हम प्रेशर में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, प्रेशर में निकालते हैं। तो वहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम को लिखेंगे, कांस्टेंट को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। किसके टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कैसे लिखेंगे, सपोज करो ए है आपका, ये गैस है, बी जो है ये गैस है, और सी जो है ये भी गैस है, और डी जो है ये भी आपका गैस है, और यहाँ पर ये एन है, ये एम है, ये एक्स है और ये वाई। अब इसके लिए अगर आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप केसी ना लिखकर क्या लिखोगे, केपी लिखोगे। क्या लिखोगे, केपी लिखोगे। और इसे कैसे लिखोगे, पीसी। पीसी क्या है, दिस इज नॉट प्रेशर ऑफ सी, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। क्या है, पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है अभी मैं आपको ये समझाऊंगा। इसे आपने लिखा पीडी, ठीक है, ये सब होते हैं पार्शियल प्रेशर। और इसमें ब्रैकेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं चढ़ा दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर है। और इनकी पावर पर वही आपका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को चढ़ाना है आपको, ठीक है, अपॉन पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इज इट क्लियर, समझ में आ गई ये बात बेटा, नहीं आई है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में सपोज करो एक रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस है। अच्छा एक और मैं खास बात बता दूं कि बहुत खास बात है इसलिए मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कभी भी सॉलिड वाले को आप लिखोगे नहीं, ठीक है। सॉलिड्स आर नेवर considered in equilibrium constant expression, ठीक है। जैसे देखिएगा एक एग्जांपल दे दूं, CaCO3 ये सॉलिड होता है, हमने इसे क्या किया, इसे गर्म किया। यहां देखो बच्चों, इसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गैसियस। अब मैंने कहा इसके लिए आप क्या लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे, सपोज करो आप केसी लिख रहे हो, ठीक है, आपने अगर केसी भी यहां पर लिखा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन, ये वही प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, नहीं है समझ। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, किसी को भी यहां पर नहीं लिखोगे। मतलब ना तो कैल्शियम कार्बोनेट को लोगे ना कैल्शियम ऑक्साइड को लोगे। जैसे कई लोग क्या कर देते हैं, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया और ये CO लिख दिया। तो भाई इसे नहीं लिखना है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर ही डिपेंड करना है, ठीक है, समझ में आई है, गैस पर ही आपका ये। अब एक ही रिएक्शन के लिए अगर हम केसी भी निकालें और केपी भी निकालें, मतलब उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम निकाल लें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल लें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकाल लें और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकाल लें, तो एक ही रिएक्शन है, सेम वही रिएक्शन है, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, वो बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है अब हम उसे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा रिलेशनशिप
बिटवीन केसी एंड केपी, केसी और केपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसे हम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए भैया हमें एक रिएक्शन को भी लेना पड़ेगा यार, है ना। तो चलो, हेवस प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसमें किस टाइप की रिएक्शन लोगे कि भैया देखो, अगर केपी निकाल लो तो सभी गैसियस तो होना ही चाहिए, गैसियस तो होना ही होना चाहिए, तभी केपी निकाल पाओगे। लिक्विड के लिए केपी नहीं निकाल पाओगे आप, समझ रहे हो ना बात। तो गैसियस वाली रिएक्शन को लिया जाता है, ठीक है। तो भैया इसके बीच में, अच्छा 20 से पहले मैं यहां पर ये बता दूं, ये लिख देता हूं, केपी एंड केसी कैन और कैन नॉट बी सेम। ये सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, हम पढ़ा रहे, आप मोबाइल चला रही हो। अच्छा, देखिए भैया क्या रिलेशनशिप होता है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप ये होता है, जरा इस रिलेशनशिप को देखिएगा, केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। तो जी को हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, नीचे की ओर लिखा है, याद रखिएगा। ये रिलेशनशिप होता है, समझ रहे हो। ये वही वाली बात आ गई जो अभी अपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था कि एक ही कोई प्रोसेस हो रही है, उसके लिए अगर हम एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों को रखेंगे तो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जो आपका क्या रहता है, उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, है ना। किसमें ज्यादा लगती है, जिसमें आपका ये कुछ वर्क डन करता है। वर्क डन करता है इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर रखता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर इसे ज्यादा, यानी एंथैल्पी में ज्यादा लगती है हीट, है ना। तो कुछ वैसे ही आपका हिसाब किताब यहाँ पर आने वाला है। हालांकि यहाँ वर्क डन वाली बात नहीं है, चलो फिर भी हम देखते हैं। देखो बेटा, केपी और केसी तो आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है केपी, कांस्टेंट प्रेशर, क्या कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो वही बात होगी, विद्यार्थी क्या है जो विद्या की अर्थ ही निकाले। एट एट कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। और केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहले तो टर्मोलॉजी समझ लो भैया, ठीक है, पहले टर्मोलॉजी समझ लीजिए इसे बहुत अच्छे से, ठीक। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में रखोगे, हमेशा केल्विन में रखा करो टेम्परेचर को। टेम्परेचर को कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं किया करो। साइंस जब जब आप यूज कर रहे हो तो साइंस में आप हमेशा इसे केल्विन में रखोगे, ठीक है। ठीक है भैया, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा एन जो रहता है वो होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स। एनओ लिखा है तो नो नहीं समझ लेना, इन नो ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है ये आपका, ठीक है। और इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है भैया, तो डेल्टा एन इजिकल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सिर्फ गैसेस के लिए होते हैं, एंड नो सॉलिड, ओनली गैसेस एंड नो सॉलिड। कोई सॉलिड यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, इसी रिएक्शन के लिए हम निकालने जा रहे हैं बेटा। देखो इस रिएक्शन के लिए, या चलो हमारी पहले वाली रिएक्शन थी, पहले वाली रिएक्शन में हमने देखा सी और डी कितने बन रहे थे, कितने मोल्स थे उसके, सी के थे एम और एन थे डी के। तो हमने क्या कर दिया, एम प्लस एन जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने थे,
x प्लस वाई, इसे इसमें से माइनस कर दिया, तो डेल्टा एन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम करें N2 प्लस 3H2 में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके प्रोडक्ट कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं? 3 नहीं है दीदी, 3 ये है और एक अपने आप ही यहां अंडरस्टूड है, जब कुछ नहीं लिखा है तो कितने हो गए? 4, 4 हो गए। तो प्रोडक्ट के कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट के कितने हो गए? 4। तो आंसर कितना आया? -2 आया। अरे प्रोडक्ट के 2 हैं, रिएक्टेंट के हो गए 4, आंसर क्या आया? -2 आया मेरे भाई। इसमें बात समझ आ रही है? तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 से बड़ी यानी प्लस में भी हो सकती है, और 0 से छोटी यानी माइनस में भी हो सकती है डेल्टा एन की वैल्यू। ठीक है, तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? तो इस आरटी की पावर पर क्या चढ़ जाएगा? 0, और 0 चढ़ गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, और 1 के बराबर हो जाएगी तो केपी और केसी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 निकलती है, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 निकला, जितने रिएक्टेंट के उतने प्रोडक्ट के मोल्स हैं, तो वहां केपी और केसी कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। उस रिएक्शन के लिए तुम चाहे केपी निकाल लो, चाहे तुम केसी निकाल लो, बात बराबर रहेगी। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? केसी के बराबर हो जाएगी। इज इट क्लियर? डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई? अगर नेगेटिव में निकली तो क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव में निकली तो आरटी की पावर पर क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है? ये चीज अपॉन में आ रही है, यानी केसी को हमें किसी चीज से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो डिवाइड काय के लिए कर रहे हैं? ताकि ये किसके बराबर हो जाए? केपी के बराबर हो जाए। भाई आरटी की पावर पर हमारी यहां पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब केसी अपॉन आरटी हो गया। अब माइनस पर जितना आ जाए, -2 आ जाए, -1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यानी वो उसकी पावर होगी। जैसे -2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? आरटी स्क्वायर। तो देखो, यानी केपी के बराबर करने के लिए, केपी के बराबर करने के लिए केसी को हमें डिवाइड करना पड़ रहा है किसी चीज से, और डिवाइड करना पड़ रहा है मतलब छोटा करना पड़ रहा है, तब जाकर ये इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब केसी तो बड़ा ही हुआ ना, केसी तो बड़ा ही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई समझ? नहीं आई सौम्या? नहीं आई बेटा? बोलो अगर नहीं आई हो तो। पक्का? थोड़ी थोड़ी आई है। बेटा एक चीज बताओ, हमारे पास में चलो कोई खाने की चीज है, आपके पास भी और मेरे पास भी है। अब हमें उसे बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मेरे पास जो चीज है उसे डिवाइड करना पड़ रहा है। डिवाइड करना पड़ रहा है मतलब कम करना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे पास में वो चीज आपसे ज्यादा थी ना, वो चीज ज्यादा थी ना। देखो बेटा, केपी बराबर है किसके? केसी के बराबर है। ये तो बराबर बात समझ में आई। पर अगर केसी में हमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो रही है ना इसके, तो इसका मतलब ये चीज क्या थी? छोटी थी। कैसी थी? तभी तो हमने मल्टीप्लाई किया, तभी तो इसी बराबर हुई है। नहीं आई समझ में? ठीक है, और देखना बेटा, अगर हमें यहां पर ये लिखा केसी, ये तो बराबर है, अगर हमें से किसी से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज बड़ी थी, हमें छोटा करना पड़ा डिवाइड, तभी इसके बराबर हो गया। चलो इसे मैथमेटिकल टर्म्स में समझ लो। हमने ये लिख दिया 12 यहां वैल्यू, यहां कुछ एक्स वैल्यू है। अच्छा देखो, यहां पर हमें से 2 करना पड़ रहा है, तो बताओ यहां क्या वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आएगी? 6 आएगी ना। और देखो ये 6 क्या हो गई है? ये 12 से छोटी है ना, तभी तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। चलो हमने यहाँ 12 लिखा, ये हमने लिखा 12 बेटा, है ना। अब हमें यहाँ पर इसे ये लिख दिया हमने x, और ये लिख दिया हमने 2। अब बताओ यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? हाँ हाँ बोलो। 24 आएगी, है ना। तुम इतने धीमे बोलती हो कि हमें लिप रीडिंग करनी पड़ती है समझने के लिए, आवाज तो पहुंचती नहीं है यहाँ तक।
तो ये 24 वैल्यू आई है। क्या आई है? तो बनी बात है ये 24 ही आएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये 12 से तो 24 बड़ा है ना, तभी तो हमें डिवाइड करना पड़ा। क्या ये हो सकता है 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 2 कर दिया, अब ये बराबर है क्या इसकी? नहीं है भैया, ये तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बनी बात है ये चीज जो है वो इससे छोटी है, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब ये चीज जो है वो इससे बड़ी है। डिवाइड इसीलिए तो कर रहे हो आप। समझ में आ गई बात? नहीं आई? चलिए, तो अब यहां पर देखें तो डेल्टा एन की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा? इसे हटा दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहां पर कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन बड़ा है? केपी कैसा है? छोटा है। और केसी क्या है? नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? केसी बड़ा है किससे? तो केसी इज ग्रेटर देन केपी। ये साइन तो पहचान लोगे ना, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है। ये बड़ा मुंह खुला हुआ है उसकी तरफ, जिसकी तरफ खुला रहेगा वही बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलो अच्छी बात है। अब डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि केपी अभी छोटा हो गया था इसलिए, है ना। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे है? ज्यादा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है? कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। भाई आरटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर, और पॉजिटिव आ रही है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो केसी से मल्टीप्लाई हो ही रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर केसी कैसा है? छोटा है। किससे छोटा है भाई? केपी से। और केपी कैसा हो गया? बड़ा हो गया। लो, इसकी तरफ मुंह खोल दिया हमने, ये से खाने को आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। सभी को समझ में आ गई ये बात? चलो, बड़ी खुशी की बात है। तो ये केपी और केसी के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा केस लगेगा N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 ये वाली रिएक्शन में? कौन सा केस लग रहा है भाई? सेकंड वाला लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्यों नेगेटिव आ रही है? क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स 2 ही हैं और रिएक्टेंट के मोल्स 4 हैं। तो यहां पर ये वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अच्छा चलिए, मुझे इस रिएक्शन में बताइएगा, H2 प्लस I2 gives 2HI, यहां पर कौन सा वाला केस लग जाएगा? केपी बड़ा होगा, केसी बड़ा होगा? अभी तो प्लस वाला लगा रही थी बेटा। इक्वल हो गया ना, ये इसके 2 मोल्स हैं और इसके एक और एक, यानी 2 मोल्स ले लिए हमने। 2 में से 2 गए तो 0 हो गया। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो केपी किसके बराबर है? केसी के बराबर है। इससे पहले आपने प्लस बोला था, मुझे सुनाई दिया था। अच्छा, फर्स्ट वाला, मुझे लगा प्लस वाला। भाई आंसर बड़े धीमे निकलते हैं, हाँ, लेकिन शिकायत बड़ी तेज निकलती है। जैसे इनका गलत कह दो फिर पूरी आवाज सुन लो, और जब आंसर के लिए कहो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो बड़ी धीमे से निकलेगा। ठीक है भैया, चलो तो फिर आज इतना काफी है। कल अपन देखेंगे यूनिट इनकी, केपी और केसी की। ठीक है।